गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के साथ ही सऊदी अरब मध्य पूर्व में बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बीते 4 साल तक बाइडेन प्रशासन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बाद अब सऊदी किंगडम को उम्मीद है कि एक बार उसका महत्व बढ़ेगा और बड़ी भूमिका निभाने को मिलेगी। इसके लिए सऊदी अरब ने ट्रंप प्रशासन को खुश करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप के सत्ता में आने के तुरंत बाद घोषणा की है कि किंगडम अगले 4 वर्षों में अमेरिका में $600 अरब का निवेश करने का इरादा रखता है। यह आंकड़ा 2017 में सऊदी अरब की $450 अरब के निवेश की घोषणा से ज़्यादा है। इस बीच ट्रंप ने कहा है कि वह सऊदी अरब पर दबाव डालेंगे कि वो अपने निवेश को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन तक कर दे। सऊदी अरब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है अगर उसे अपनी भू रणनीति के बारे में अमेरिका से हरी झंडी देने को तैयार हो जाए। एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका में निवेश को सऊदी अरब एक दोहरे मौके के रूप में देखता है। इसके आर्थिक समृद्धि के साथ ट्रंप प्रशासन से असीमित समर्थन दोनों हासिल होगा। वाइटनेट न्यूज़ ने सऊदी राजनीतिक विश्लेषक फैसल अल काम के हवाले से बताया कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सौदे दोनों देशों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। 2017 में संपन्न पिछले सौदों ने प्रौद्योगिकी हस्तांतरण F-15 लड़ाकू जेट के विशेष मॉडल को जारी करने के लिए प्रेरणा दी, जिससे सऊदी अरब को भी फायदा हुआ। अल काम ने आगे कहा कि दोनों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। यह सच है कि बाइडेन के कार्यकाल के दौरान संबंध थोड़े से तनावपूर्ण थे, लेकिन यह जल्द ही सामान्य हो गया। सऊदी अरब प्रभाव क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के मामले में मध्य पूर्व का सबसे बड़ा देश है। यह अब G20 में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है और क्षेत्र के सभी निर्णयों में प्रभावशाली भूमिका रखता है। हालांकि कई लोग सऊदी अमेरिकी संयोग को संशय की नज़र से देखते हैं। इराकी राजनीतिक विश्लेषक हैदर शाहीन ने कहा है कि सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए रिश्वत दे रहा है, वरना वह उन पर प्रतिबंध लगा देगा या कम से कम उन्हें हाशिए पर डाल देगा। करीब 1.5 साल के युद्ध के बाद जनवरी में इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ है। इसने इसराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध शुरू करने की बातचीत को फिर से सतह पर ला दिया है। ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करने की उम्मीद जताई है। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने अब्राहम समझौते के लिए मध्यस्थता की थी, जिसके बाद इसराइल और 4 अरब देशों के बीच संबंध स्थापित हुए। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने लगातार कहा कि जब तक पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर फिलिस्तीन राज्य की घोषणा नहीं की जाती, तब तक किंगडम इसराइल के साथ शांति स्थापित नहीं करेगा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में मिडिल ईस्ट के लिए नए प्लान पर चर्चा होगी, जिसमें ईरान पर नकेल लगाने के साथ ही सऊदी अरब के साथ यहूदी देश के संबंध शुरू करने पर विचार हो सकता है। ये हम बात करें 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 शक्तिशाली सेनाओं के बारे में। 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की सूची जारी हो गई है। इस सूची से भारत को बाहर रखा गया है। इस सूची को प्रसारित करने वाले फोर्ब्स के अपने तर्क है कि वह दावेदार देशों को कई पैरामीटर पर परखता है। हालांकि विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत जैसे सबसे बड़ी आबादी, चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश को बाहर रखना समझ से परे है। बड़ी बात यह है कि फोर्ब्स ने अपने जिस पैरामीटर का जिक्र किया है, उनमें से अधिकतर में भारत शीर्ष के देशों में शामिल है। 2025 में भारत दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की सूची में 12वें स्थान पर है। फोर्ब्स का कहना है कि यह रैंकिंग आर्थिक स्थितियों, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों, सैन्य शक्ति सहित विभिन्न कारकों पर आधारित है। भारत दुनिया की GDP रैंकिंग में अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद 5वें स्थान पर है। किसी देश का नेतृत्व उसकी शक्ति रैंकिंग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। प्रभावी नेतृत्व आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा दे सकता है और सैन्य क्षमताओं को बढ़ा सकता है। वैश्विक मंच पर सम्मान पाने वाले नेता अपने देश की स्थिति और शक्ति को बढ़ा सकते हैं। किसी देश की जनसंख्या का आकार उसकी शक्ति रैंकिंग को प्रभावित कर सकता है। बड़ी आबादी का मतलब है बड़ा कार्यबल, जो आर्थिक विकास को गति देता है। हालांकि न केवल आकार बल्कि जनसंख्या की पूंजी, शिक्षा और कौशल भी देश की शक्ति में योगदान करते हैं। फोर्ब्स ने बताया कि US न्यूज़ की ओर से पावर सब रैंकिंग 5 विशेष विशेषताओं से इक्वली वेटेड एवरेज ऑफ स्कोर पर आधारित है, जो किसी देश की शक्ति को दर्शाती है। इनमें निम्नलिखित पॉइंट शामिल हैं: देश का नेता, देश का आर्थिक प्रभाव, देश का राजनीतिक प्रभाव, देश का मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन, देश की मजबूत सेना। फोर्ब्स के पैरामीटर पर भारत कहाँ खड़ा होता है। फोर्ब्स ने एक एक पैरामीटर को देखे तो भारत हर एक में शीर्ष के देशों में शामिल है। जैसे भारत के बाद नरेंद्र मोदी जैसा दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। भारत का राजनीतिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। आज रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर इसराइल फिलिस्तीन युद्ध,
पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिन पर दोनों पक्ष आंख मूंद कर यकीन कर सकते हैं। भारत ब्रिक्स, एससीओ, G20 जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली समूह में शामिल है। इतना ही नहीं, भारत के बाद दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना भी है। हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग कर लिया है। ट्रंप के इस फैसले ने WHO की चिंता बढ़ा दी है। अब WHO के प्रमुख ने सदस्य देशों से कहा है कि वे संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी से हटने के अमेरिका के फैसले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें। वे फैसले को पलटने के लिए राष्ट्रपति पर दबाव डाले। राजनीतिकों के साथ हुई बैठक में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने इस पर जोर दिया कि संगठन से हटने के बाद अमेरिका वैश्विक बीमारी के प्रकोप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनाम घेब्रेयेसस ने कहा है कि अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अधिकारियों को WHO के साथ काम करना बंद करने के लिए कहा गया है, लेकिन संगठन अभी भी कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों को डाटा उपलब्ध करा रहा है। उन्हें संगठन के सदस्य देशों से कहा है कि हम अमेरिका को जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत है। अगर सदस्य देश अमेरिका पर अपने फैसले को लेकर दबाव डालते हैं या फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए ट्रंप से बात करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। टेड्रोस ने ट्रंप की ओर से विश्वास संगठन छोड़ने के बताए गए कारणों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि WHO ने कोरोना को ठीक से संभाला नहीं, जबकि हमने जनवरी 2020 में ही दुनिया भर को कोरोना के संभावित खतरों के बारे में सचेत किया था। इसके बाद हमने कई सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप मानते हैं कि अमेरिका बजट को लेकर नहीं, बल्कि बीमारियों के प्रकोप, विवरण और स्वास्थ्य सूचनाओं में शून्यता को लेकर संगठन से बाहर हुआ है, मगर इसका सामना अमेरिका को भविष्य में करना पड़ेगा। टेड्रोस ने कहा कि अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन में वापस लाना जरूरी है। इससे सदस्य देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका के बाहर निकलने पर WHO की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका WHO को बड़ा फंड देता है। 2024-25 में अमेरिका ने WHO को $988 मिलियन का फंड दिया था, जो एजेंसी के कुल बजट $6.9 बिलियन का 14% है। वहीं आपातकालीन स्वास्थ्य कार्यक्रम में अमेरिका का बड़ा योगदान रहा है। एक दस्तावेज के मुताबिक WHO के आपातकालीन अभियानों में अमेरिकी फंडिंग रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाती है। यूक्रेन, सूडान, पश्चिम एशिया में चल रहे संकट, पोलियो उन्मूलन, HIV कार्यक्रम हो या टीबी को लेकर हो रहे प्रयास हो, सभी अमेरिका के बजट बड़ा योगदान रहा है। WHO के वित्त निदेशक जॉर्ज काइरिगा का कहना है कि अमेरिका ने अभी तक 2024 के लिए WHO को दिए जाने वाले योगदान का भुगतान नहीं किया है। अगर अमेरिका ने भुगतान नहीं किया तो एजेंसी घाटे में चली जाएगी। ऐसे में संगठन को अपने खर्च में कटौती करनी होगी। अगर एजेंसी अपने वर्तमान दर पर खर्च करती रही तो 2026 की पहली छमाही में हमारा नकदी प्रवाह बहुत मुश्किल स्थिति में होगा। बजट को लेकर हुई बैठक में WHO के सदस्य देशों ने महानिदेशक से अमेरिका के संकट से निपटने को लेकर सवाल पूछे। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कुमेल ने अमेरिका के बाहर निकलने को WHO के लिए बड़ा संकट बताया है। उन्होंने पूछा कि अगर अमेरिका की फंडिंग समाप्त हो जाएगी तो WHO के कौन से कार्य रुक जाएंगे। बांग्लादेश और फ्रांस के अधिकारियों ने पूछा है कि अमेरिकी फंडिंग की कमी से निपटने के लिए WHO के पास क्या योजना है, इसके चलते किन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में कटौती की जाएगी। WHO से बाहर निकलने के ट्रंप के फैसले को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी राय साझा की है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक मैथ्यू कवानाद का कहना है कि अमेरिकी स्वास्थ्य बजट का 1% से भी कम हिस्सा WHO को जाता है। इसके बदले में अमेरिका को कई तरह के लाभ मिलते हैं जो काफ़ी मायने रखते हैं। इसमें वैश्विक स्तर पर बीमारी, महामारी के बारे में खुफिया जानकारी और टीकों के लिए वायरस के नमूने शामिल हैं। एजेंसी से बाहर निकलना अमेरिका के लिए बदतर स्वास्थ्य परिणामों को जन्म देगा। बात करें पनामा नहर की। पनामा नहर पर चीन के बढ़ते प्रभाव से अमेरिका में नाराजगी आए दिन सामने आती रही है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो से एक बैठक में कहा कि पनामा को पनामा नहर क्षेत्र पर चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इस मामले में बदलाव नहीं हुआ तो ट्रंप प्रशासन आवश्यक कदम उठाने को तैयार होगा। बता दें कि रूबियो अपनी विदेश यात्रा के दौरान पनामा पहुंचे थे और यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। अपनी पहली विदेश यात्रा पर रूबियो ने मुलिनो को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि पनामा नहर पर वर्तमान में चीन का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इसमें तुरंत बदलाव नहीं होता तो अमेरिका को पनामा के साथ एक संधि के तहत अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो एक कदम उठाने होंगे। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के साथ ही पनामा पर चीन के प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी। साथ ही उन्होंने पनामा को इस बात की भी सीधी चेतावनी दी थी कि जल्द से जल्द उसे पनामा नहर से चीन का प्रभाव कम करना चाहिए। आइए हम बात करें दिल्ली में घुसपैठियों की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले घुसपैठियों की तलाश अभियान शुरू हुआ है। अचानक दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। बांग्लादेशियों को ढूंढा जाने लगा है जो अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं।
कहीं से इनपुट मिलते ही या हल्के संदेह के आधार पर दिल्ली पुलिस की टीम गठित हो जाने लगी और वो फटाफट उस जगह को छापे मारने लगी जहाँ अवैध बांग्लादेशी हो सकते हैं। ये कार्रवाई पिछले 10 दिसंबर को एलजी सेक्रेटरीट की तरफ से दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दिए गए एक निर्देश के बाद शुरू किए गए विशेष अभियान का हिस्सा है। इस निर्देश में दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों की पहचान करके उनके खिलाफ अगले 2 महीनों में कार्रवाई करने को कहा गया है। न्यूज़ वेबसाइट द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO के आदेश पर 58 से ज़्यादा लोगों को वापस भेज दिया गया है, जबकि 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के हर इलाके में छिड़ा घुसपैठियों पकड़ो अभियान। डीसीपी दक्षिण पूर्व रवि कुमार सिंह बाद में बताते हैं कि अब तक दक्षिण पूर्व जिले में 25 से 30 लोगों पर अवैध प्रवासी होने का संदेह है। हमें पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसे एजेंट हैं जो उन्हें समूह में यहाँ आने और उन्हें दस्तावेज बनाने में मदद करते हैं। मदनपुर खादर के अलावा उत्तम नगर में काली बस्ती, जामिया नगर, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में रंगपुरी, अर्जनगढ़ में कथित अप्रवासियों की पहचान करने के लिए पुलिस द्वारा कई जांच अभियान चलाए गए हैं। 25 जनवरी को दक्षिण पूर्व पुलिस जिले में जामिया नगर में दोपहर 12 बजे के आसपास एक और अभियान चलाया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमने जामिया नगर के पी ब्लॉक में एक झुग्गी में भी ऐसा ही अभियान चलाया था। हाल ही में इलाके में लगभग 50 लोगों के नाम लिखे गए थे। पश्चिम दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने अब तक लगभग 200 संदिग्ध अवैध अप्रवासियों की पहचान की है। इलाके के डीसीपी अंकित सिंह कहते हैं कि उनमें से ज़्यादातर या तो असम या पश्चिम बंगाल से आते हैं। हमने उनकी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए उनके गृह राज्यों में एक टीम भेजी है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि भारी दिल्ली में 175 व्यक्ति संदिग्ध अवैध अप्रवासी हैं। भारी दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा कहते हैं सत्यापन प्रक्रिया घर घर जाकर जांच और पूरी तरह से निरीक्षण करने के लिए जिला विदेशी प्रकोष्ठों के साथ समन्वय करने का काम विशेष टीमों को सौंपा गया है। एक पुलिस अधिकारी बताते हैं कि एक बार कुछ संदिग्ध लोगों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि कोई नाम जो हाल ही में इलाके में सामने आया है या कोई ऐसा व्यक्ति जो वर्षों बाद फिर से सामने आया है, तो एक पुलिस टीम उन राज्यों में भेजी जाती है जिनमें वो होने का दावा करते हैं। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस अधिकारी बताते हैं कि हम उनके गाँव में जाते हैं, उनके परिवारों के वंश को स्थापित करने के लिए सरपंच से मिलते हैं। हम उन पते को सत्यापित करने के लिए स्थानीय डाकघरों और पुलिस थानों का दौरा करते हैं। पहले हम डाक के जरिए विवरण एकत्र करते हैं कि लेकिन एलजी के आदेश के बाद से हमें इस ज़मीनी स्तर पर सत्यापित करने के लिए कहा गया है। पुलिस के अनुसार इससे करने का एक और तरीका है उन एजेंटों को पकड़ना जो बांग्लादेश अवैध अप्रवासन को सुगम बनाते हैं। 2 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने 4 लोगों की गिरफ्तारी के साथ बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में इस तरह के अप्रवासन को सुगम बनाने वाले कथित सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया। उनमें से 2 आशीष मेहरा, अमीनुर इस्लाम भारतीय नागरिक हैं जो कथित तौर पर दस्तावेज बनाने और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय जैसे राज्यों से कथित अवैध अप्रवासियों के लिए परिवहन की व्यवस्था करने में शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 व्यक्ति एक कथित अवैध अप्रवासी बांग्लादेशी दंपत्ति है। पुलिस ने कहा है कि 28 वर्षीय बांग्लादेशी व्यक्ति को पिछले साल 28 दिसंबर को आया नगर से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद 7 अन्य कथित बांग्लादेशी अप्रवासी उस दिन अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उनका नाम बताया। पुलिस के दौरान उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी का नाम बताया, जिसे बाद में 28 दिसंबर को गुरुग्राम से भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उस आदमी ने कथित तौर पर सिंडिकेट द्वारा बांग्लादेश से अवैध अप्रवासियों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके और मार्ग का खुलासा किया, जिससे पुलिस एक भारतीय ट्रांसपोर्टर तक पहुंची। संयुक्त पुलिस आयुक्त दक्षिणी SK जैन कहते हैं कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण ने जांचकर्ताओं को असम के गोलपारा के निवासी इस्लाम तक पहुंचाया। वह अवैध अप्रवासियों को मेघालय के एक सीमावर्ती जिले बागमारा से असम के कृष्णाई और न्यू बोंगाई गांव रेलवे स्टेशन तक पहुंचाता था। इस्लाम को असम के दामरा आउट चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया गया और टांडे रिमांड पर दिल्ली लाया गया है। जैन कहते हैं पूछताछ के दौरान इस्लाम ने गुरुग्राम निवासी मेहरा का नाम बताया, जिन्हें कथित तौर पर अवैध अप्रवासियों को सुविधा प्रदान करने के लिए दस्तावेज बनाए थे। मेहरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मेहरा ने पूछताछ के दौरान उन्हें बताया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी दंपति का अवैध अप्रवास उस आदमी के भाई द्वारा शुरू किया गया था, जिसने 2022 में मेघालय सीमा के रास्ते भारत में उनके प्रवेश में मदद की। वहाँ से इस्लाम उन्हें असम ले गया। फिर दंपति दिल्ली पहुंचे, जहाँ से उन्हें नकली पहचान पत्र तैयार करवाने के लिए भाई की पत्नी गुरुग्राम ले गए। अंत में मेरा दंपति को अपने सहयोगी गुरुग्राम के एक बैंक में काम करने वाले एक अधिकृत आधार ऑपरेटर के पास ले गया। जैन ने कहा नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए सहयोगी ने उनके लिए आधार कार्ड बनवाए। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.